हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये 11th क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर्स का एक सब टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, वहाँ पे एक साई का टर्म आएगा, साई स्क्वायर, उनके ग्राफ, इन सबको हम एक एक करके अलग अलग लेक्चर में डील करेंगे। ये सारे टॉपिक आपके लिए नए होंगे, तो अगर नया है तो घबराना नहीं है, पहले समझना है, धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। पहले में ही गिव अप नहीं करना है, समझेंगे ये टॉपिक बहुत इजी है, क्लियर हो जाएगा। बस ये है कि ये नया टॉपिक है। स्टार्ट करने से पहले क्वांटम मैकेनिक्स होता क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स और एक टर्म होता है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल जो मैकेनिक्स है ये किसने दिया है? हमारा न्यूटन सर ने दिया है। याद है न्यूटन के सिर के ऊपर क्या गिरा था? सर के ऊपर एप्पल। तो उन्होंने सोचा, तो सोचने से जो उनका पूरा थ्योरी आया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उस पर जो हम स्टडी करते हैं, फिजिक्स में कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, वो सब किसके अंदर आता है? क्लासिकल मैकेनिक्स में। 17th सेंचुरी में ये वाला कंसेप्ट आया था। क्लासिकल जो मैकेनिक्स है वो ईजिली डिस्क्राइब कर देता है मोशन ऑफ ऑल द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, लाइक ट्रैजेक्टरी, ये बॉल है, बॉल को उठा के फेंकेंगे, कितना डिस्टेंस पे जाएगा, कितने दूर जाएगा, वेलोसिटी, सब उसका मेज़र कर सकते हैं किस इंस्टेंट पे। कौन सा पार्ट? न्यूटन के मोशन को सारे यूज़ करके, कंसेप्ट को यूज़ करके। टेबल पे बॉक्स है, टेबल पे बुक्स है, इसको अगर गिरा दिया तो कितनी वेलोसिटी से गिरेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीज़ें हम वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए ये है मैकेनिक्स। पर इसके नाम के आगे क्लासिकल आ गया, यानी मैकेनिक्स के दो पार्ट हो गए, क्लासिकल एक क्वांटम। कभी भी किसी भी चीज़ का दो पार्ट कैसे हो जाता है? जब कैसे कैटेगराइज करते हैं, यानी सिर्फ अगर एक ही चीज़ है तो हम कैटेगराइज नहीं करेंगे, जब उसके साथ साथ एक और चीज़ आ जाएगी तो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको एक अलग नाम देना पड़ेगा और दूसरे को अलग। अगर क्लास में सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो उसको हम इंटेलिजेंट क्यों बोलेंगे? इंटेलिजेंट और वीक बच्चे का कंसेप्ट कब आता है? जब एक पढ़ता है दूसरा नहीं पढ़ता है। डिस्टिंग्विश करते हैं तब क्या आता है? दो टर्म। अगर हम डिस्टिंग्विश ही नहीं करेंगे तो एक ही टर्म रहेगा। जो क्लासिकल वाला पार्ट था 19th सेंचुरी से पहले तक क्या हो रहा था कि वो वैलिड हो रहा था हर जगह। फिर वैलिड होने का मतलब क्या है कि ये था कि हो रहा होगा, कुछ एविडेंस नहीं मिले थे। 19th सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उससे क्या पता चला कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो फेल हो गया, मतलब डिटेल में स्टडी नहीं बता पा रहा है। जब हमने छोटे से छोटे पार्टिकल्स लिए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, कैसे लिए? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में लिए, तो वो फेल हो गया। पर जब हमने मैक्रोस्कोपिक में लिया तो वो फॉलो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल, जो भी चीज़ें हैं सब हम उस पर स्टडी कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे फेल हुआ। एक कोई कंसेप्ट होता है, वो चलता जाता है, फॉलो करते रहते हैं, फिर सडनली वो वाला कंसेप्ट किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फेल हो गया। तो फेल हो गया तो रीज़न ढूंढते हैं साइंटिस्ट, रीज़न ढूंढते ढूंढते एक नया कंसेप्ट लेकर आते हैं, फिर हम उसको पढ़ते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे क्या था, पहले था क्लासिकल वाला पार्ट। क्लासिकल जब फेल हो गया तो देखा कि क्यों फेल हुआ है, उस पर स्टडी की, तो एक नया टर्म क्या आ गया? क्वांटम। अब देखो, कोई भी मैटर है, मैटर के दो बिहेवियर होते हैं, एक वेव लाइक, एक पार्टिकल लाइक। एक बहुत बड़ा मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बड़े जैसे हम लोग हैं, पत्थर है, जो भी है। हमारा जो वेव वाला पार्ट नेचर है बहुत ही कम है, क्योंकि हमारा मास ज़्यादा है, हमारे में मोशन वाला पार्टिकल वाला नेचर ज़्यादा होगा हमारे हम जैसे ऑब्जेक्ट में। पर लेकिन जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे माइक्रोस्कोपिक, उनमें वेव का भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। ये बात समझ में आया? नहीं आ रहा है तो धीरे करके पूरा पढ़ेंगे, लास्ट में आपको सब समझ में आ जाएगा। वो फेल क्यों हुआ, उसका मेन रीज़न क्या है? दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसने क्या किया है, इग्नोर कर दिया है किस वाले पार्ट को? ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मेटल के जो दो बिहेवियर होते हैं उसको इग्नोर करके सिर्फ पार्टिकल बिहेवियर के बेस पे कंसेप्ट बना था। तो मैक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड है, पर जब आ जाते हैं सब एटॉमिक छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिनका वेव नेचर बहुत ज़्यादा, उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, वहाँ हो गया वो फेल। तो फेल हुआ तो नया क्या आया बोलो? क्वांटम मैकेनिक्स। ये जो ब्रांच है साइंस का, क्या ध्यान में रखता है? दोनों बिहेवियर, पार्टिकल भी और वेव भी, दोनों बिहेवियर को लेके स्टडी करते हैं। ध्यान रखेंगे ये क्या चीज़ है, ये थियोरेटिकल साइंस है। थियोरेटिकल साइंस क्या डील कर रहा है? मोशन ऑफ
दोनों जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, वेव और पार्टिकल, किस किस का, तो बहुत छोटे छोटे हैं, एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, छोटे छोटे एटम्स का। ये बात क्लियर। क्वांटम और मैकेनिक्स में क्लैरिटी आ गई। क्वांटम किसको डील करेगा, पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को, और क्लासिकल स्पेशली ओनली ऑन पार्टिकल पे, वो वेव वाले को पार्ट को पूरा इग्नोर कर देता है। जो क्वांटम मैकेनिक्स आया, तो यानी किसने स्टार्टिंग में उसको डेवलप किया, उनका नाम था हाइजेनबर्ग और है ये स्क्रोडिंगर। दोनों सर ने मिलकर क्या किया है, ये हमारे के ऊपर नए नए कंसेप्ट दे दिया पढ़ने के लिए। 1926, उससे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ तो हम क्लासिकल को ही फॉलो कर रहे थे। स्क्रोडिंगर ने एक सेपरेट इक्वेशन दिया इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसका पोजीशन क्या है उसके बारे में उसने डेवलप किया पूरा कंसेप्ट, तो उसको क्या मिला है, नोबेल प्राइज़। उसको नोबेल प्राइज़ किस में मिला है, फिजिक्स में। आप सोचेंगे कि ये वाला टॉपिक तो हम पढ़ केमिस्ट्री में रहे हैं, इसने जो टॉपिक कंसेप्ट दिया है उससे उसको फिजिक्स में क्यों मिला। ये जो पार्ट 11th-12th में हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, पर हायर स्टडी करेंगे तो ये वाला पार्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का में आ जाएगा, ठीक है। हाइजेनबर्ग ने अपना एक अलग प्रिंसिपल दिया जिसको हम पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ पे स्क्रोडिंगर वाले पार्ट पे हम अभी फोकस करेंगे इस वाले लेक्चर में। स्क्रोडिंगर ने क्या दिया, ऐसा कोई सिस्टम जिसमें जो एटम है या मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो इसने क्या इक्वेशन दी है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। इसी की वजह से उनको मिला है नोबेल प्राइज़। हमारे लिए ये सारे टर्म नए नए हैं तो घबराना नहीं है। साई का मतलब है, जैसे हम लोग मैथ्स में वाई लिखते हैं ना, तो समझ लो ये वाई ही साई है अभी के लिए। ई है एनर्जी, ये भी क्या है, ये वही वाला साई फंक्शन होता है, लिखते हैं ना पैराबोला का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सिमिलरली वैसा ही है ये। जो h का टर्म है ये एक मैथमेटिकली ऑपरेटर है। फिर एग्जांपल दे रही हूँ मैथ्स का, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड बाई डी एक्स इंटीग्रेशन। फर्स्ट टाइम ये आपने सुना था, थोड़ा डिफिकल्ट लगा था, पर प्रैक्टिस करते करते डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ गया। तो वैसा ही ये वाला पार्ट एक ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, इसका नाम क्या है, हैमिल्टोनियन। डरने की बात नहीं है, इस ऑपरेटर पे हमें पढ़ना नहीं है, बस ये याद रखना है स्क्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दी है वो कौन सी है, बोलो 3 बार, एच साई इज इक्वल टू ई साई। जो एच है ये वाला जो ऑपरेटर है, ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबका कंट्रीब्यूशन लेके एक कॉम्प्लेक्स टाइप का एक ऑपरेटर बनाया उन्होंने, तो इसको बोल दिया हैमिल्टोनियन। उस पर हमें बस जानना है होता क्या है और कुछ नहीं, घबराना नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है यहाँ पे। जो ऊपर एक वर्ड था ना साई, साई क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ बता देगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है, पोजीशन, सब कुछ। तो उसको समझने के लिए हमें कुछ क्वांटम टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, क्वांटम नंबर। स्टार्ट करते हैं टॉपिक, क्वांटम नंबर। अगर ये टर्म भी आपके लिए नया है तो घबराना नहीं है, कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं स्टार्टिंग में वो क्या होता है, नया ही होता है, फिर पढ़ते पढ़ते सब समझ में आ जाता है। क्वांटम नंबर से पहले अगर मैं आपसे पूछूं आपका घर का एड्रेस क्या है या आप कहाँ पे रहते हैं, तो आप क्या बताएंगे। सबसे पहले आप अपने सिटी का नाम बता सकते हैं, फिर उसके बाद सिटी के अंदर आपका घर का नाम, हाउस नंबर, फिर अगर आप किसी फ्लोर में हैं तब क्या बताएंगे कि ये हमारा फ्लोर नंबर है। उसमें क्या होगा, उसके अंदर एक बिस्तर होगा, उस पर आप सो रहे होंगे। मैं आपको बनाने दो पूरा बेड, ये रहा, ये रहा आपका लोकेशन। तो देखो अगर किसी भी इंसान का अगर एड्रेस पूछा जाए तो क्या बताते हैं, उसका सिटी नंबर, या पूरा और देखा जाए तो सब कुछ लोकेशन होगा, उसका कौन सा कंट्री है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, वैसे ही सबका अपना अपना लोकेशन है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का अगर पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का पूरा एग्जैक्ट लोकेशन बनाने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं बता सकता, उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम नंबर एक टर्म आएगा n, जैसे यहाँ पे था
तो n क्या बताएगा कि वो किस सेल में है। फिर सेल के अंदर क्या आ जाएंगे, सब सेल, फिर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑर्बिटल को यूजुअली इसे बॉक्स करके बनाते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब टर्म है एल एम, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का अगर लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताना है तो क्या कैसे बताएंगे हम लोग उसका, सेल, सब सेल, ऑर्बिटल। एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन। कार्बन को आप पता है कि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p2। अगर ये वाला टर्म भी नया है तो कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा तो पढ़ा है कि न्यूक्लियस है, इसके फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड सेल में 4 होते हैं। तो ऐसा बना है, ये वाला पार्ट जो फर्स्ट सेल है इसको क्या बोलेंगे, एल, सॉरी इसको बोलेंगे एन। ये सेल्स बता रहा है, एन इक्वल 1, इसके लिए 2। ये सारे सेल्स हैं। सेल के अंदर क्या रहेंगे, कुछ सब सेल, उसके अंदर छोटा पार्ट, फिर ऑर्बिटल। ये सारा अभी डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वांटम नंबर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर होता क्या है, क्वांटम नंबर देता है हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। किसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अबाउट एन इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो उसके लिए जैसे आपका एड्रेस पूरा कैसे पता चलेगा, आप सारा बताएंगे, आपका सिटी नंबर, घर का नंबर सब बताएंगे, तो वो कंप्लीट एड्रेस होगा। वैसे ही क्वांटम नंबर विल गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। पहला टर्म है एन, एन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेल। जैसे अगर हम सर्कुलर में बनाएंगे तो कैसा होगा, ये एन इक्वल टू 1 2 3 4 इस टाइप से। ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से सेल में हैं, और साथ साथ एनर्जी लेवल। एन की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, एनर्जी लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसके बाद छोटी क्लासेस में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स में पढ़े थे, KLMNETC। तो वैसे ही K रिप्रेजेंट कर रहा है एन की वैल्यू 1, L मतलब एन की वैल्यू 2, M 3, so on, KLMNOP। अगर हम उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अगर डिजिट में लिखेंगे तो K मतलब 1, L मतलब 2, इस टाइप से नोट करें। n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास वाले को क्या बोलेंगे, पहले वाले सेल को n इक्वल टू 1, फिर n इक्वल टू 2, फिर लेंगे इसमें n इक्वल टू 3, ऐसे सो ऑन। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, सेल क्या होता जा रहा है, या न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो इट इंडिकेट्स द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। n इक्वल टू 1 में है तो न्यूक्लियस के पास है, n इक्वल टू 4 में है थोड़ा दूर है, इस टाइप से बताएगा। इट आल्सो डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या और बताता है, साथ साथ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हायर वैल्यू ऑफ n, हायर विल बी द एनर्जी। यानी अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 किसकी एनर्जी ज़्यादा है, ये n इक्वल n की वैल्यू है, एनर्जी विल बी 4 की ज़्यादा होगी। तो वो यही लिख रखा है यहाँ पे, जितना n की वैल्यू होगी उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी। ये एक सेल है, इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे टोटल, ये तो n इक्वल टू 1 है, उसमें होंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n², और उसमें कितने सब सेल होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, वो ये रहे, यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं। n इक्वल टू अगर 1 है, या कोई भी n ले लेते हैं, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स, यानी सेल के अंदर सब सेल, इस सब से कितने होंगे वो n², कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसमें 2n²। ये सब टाइम आपको ऐसे याद नहीं रखना है, इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिजिकली आप समझ पाएंगे तो ये वाला पार्ट फील करने के बाद याद हो जाएगा। इसलिए इसको आप याद कर पा रहे तो कर लें, तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज़ क्लियर। n मतलब नंबर ऑफ सेल, कौन से सेल के अंदर है। अब सेल के अंदर क्या रहते हैं, सब सेल। सब सेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर से। एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या है, L।
एन के अंदर आ रहा है एल, तो ये अंदर है तो एल किस पे डिपेंड करेगा, वो एन पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि वो उसके अंदर है, तो बाहर जो था उस पर तो उसी का ही सब पार्ट है। तो एल डिपेंड्स अपॉन द एन। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके n-1। मतलब n की वैल्यू अगर 1 है तो वहाँ पे उस वाले सेल में l की वैल्यू कितनी होगी, 0। n = 2 है तो l की वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 0 से लेके n-1। ये है हमारा n, इसका n-1 कितना होगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो 0 तो लेंगे ही, 1 तक जाएगा l। n = अगर 3 लिया तो l की वैल्यू 0, 1 कहाँ तक जाना है, n से 1 कम 2 तक। n = 4, l की वैल्यू कहाँ तक जाएंगे, 0, 1, 4 है तो कहाँ तक जाना है हमें, उससे 1 कम 3 तक। 0 से स्टार्ट होगी l की वैल्यू। l क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है, इट गिव्स द नेम ऑफ सबसेल एसोसिएटेड विद द एनर्जी लेवल एंड द नंबर ऑफ सबसेल उसके अंदर कितने हैं। ठीक है, अब देखो l = 0, जैसे अभी यहाँ पे हमने लिखा था ना, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। l का अगर 0 है तो जब इलेक्ट्रॉन l = 0 में रह रहा है तो वो कैसा है, जस्ट एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सबके घर एक जैसे नहीं दिखते हैं, किसी का घर किसी शेप का है, किसी का घर बिल्कुल कवर है ऐसे, और किसी के में ऐसे शेप बना के घर है, तो घर का भी क्या होता है, शेप होता है। तो वैसे ही जब हमने ले लिया है l = 0, 1, 2, 3, तो यानी जो इलेक्ट्रॉन्स किस घर में रहेंगे या किस रूम में रहेंगे, सबका क्या होगा, थोड़ा अलग अलग शेप होगा। तो उसी तरीके से l की वैल्यू जब 0 है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s को। l = 1 मतलब p, 2 मतलब d, f हो गया तो l की वैल्यू 3 लेंगे। s जो नोटेशन है इसका नाम क्या है, s फॉर शार्प। कैसा है, इसका शेप होगा स्पेरिकल, मतलब फुटबॉल जैसा दिखेगा। कैसा घर है, एक फुटबॉल जैसा घर है, उस घर का नाम क्या है, उसको बोलेंगे s सबसेल। ठीक है, एक है डंबल, डंबल मतलब जिम करते हैं ना, ऐसे डंबल होता है, वो है डंबल। और डी वाले में डबल डंबल, इन सब का भी शेप देखेंगे हम लोग। और एफ वाला है फंडामेंटल, इसका शेप कैसा होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फ्लावर टाइप में, बहुत सारे लोब्स होंगे। जो एल की वैल्यू है वो ऑल्सो हेल्प कर रहा है डिटरमाइन करने के लिए एनर्जी। एन की वैल्यू तो एनर्जी बताता ही है, एल क्या बताता है, एन के साथ मिलकर एनर्जी। अभी सिर्फ समझते चलेंगे, इन सब का बार बार यूज़ होएगा, क्लैरिटी आएगा। फॉर ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ एल, सबके लिए अगर एन बराबर है तब क्या होगा, एस से ज़्यादा होगा पी, पी से ज़्यादा टी, डी के बाद एफ। जैसे वहाँ पे था n = 1 में, या n की वैल्यू है सेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वैसे ही l के टर्म्स में भी इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिट का ये रिलेशन है। ये क्वेश्चंस करने से समझ में आ जाएगा, ऐसे लिखने से लगेगा कितना याद करना है। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और एजीमुथल क्वांटम नंबर l। इसके बाद एक और क्वांटम नंबर आ रहा है हमारा, उसका नाम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m, या m के नीचे थोड़ा l। तो पहले क्या था, n, n के बाद आया l, l के बाद अब आ रहा है m। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारा l पे, क्योंकि ये l के अंदर आ रहा है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई होगी, -l से लेके l तक। याद करो l की वैल्यू कहाँ तक था, 0 से लेके n-1, और m कहाँ तक रहेगा, l से लेके +l। जिसकी वैल्यू l = 0 है तो m की क्या ही वैल्यू होगी, सिर्फ 1, 0। हमें कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, जितने भी l है, -l से लेके +l, यहाँ से यहाँ तक। l = 0 तो m कितना होगा, क्योंकि -0 + 0 तो होता नहीं है, सिर्फ 0। l = 1 तो हमें -1, 0, +1,
किसी की वैल्यू l इक्वल टू 2 है तो हमें कहाँ तक जाना है, -2 से लेके +2 तक। बीच में क्या आ रहा है, -1 0 +1। अगर l की वैल्यू 3 है तो हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, -3 से लेके +3 तक। बीच में क्या आ जाएगा, -2 -1 0 +1। देखो l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, सिर्फ एक, मतलब एक का मतलब ओनली 1 टर्म, मतलब 0 है। l इक्वल टू 1 मतलब 3 टर्म आ रहे हैं, -1 0 1। 2 मतलब इतने, 3 मतलब ये है 7। अगर रिकॉल करो जो हमने l की वैल्यू रखी है वो हमने किसके लिए रखी थी, s की वैल्यू 0 था, s के लिए l क्या था, 0। p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2, f के लिए 3। जो s होगा हमारा सब सेल, उसके अंदर l के अंदर ही ये m आ रहा है, ये l है, l के अंदर m। तो जो l इक्वल टू 0 था वो किसके लिए था, s के लिए। तो s में कितना m आएगा, 1। तो जो s बनाएंगे उसके अंदर कितना बॉक्स बनाएंगे हम, एक ही रूम बनाएंगे। जो p है, p में कितने आ रहे हैं, 3 टर्म, तो p में हम कितने रूम बनाएंगे, ऐसे 3। इस रूम का नाम होगा -1 0 +1। और d में हमें कितने रूम बनाने हैं, सब एक दूसरे के अंदर है, सेल के अंदर सब सेल, सबके सेल के अंदर ऑर्बिटल्स। तो हमें कितने बनाने हैं, ये 5। और इसके अंदर हमें बनाने होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब देखो यहाँ पे m0 मतलब l0 मतलब s, तो कितना पॉसिबल हमारा हुआ, 1। इसके अंदर 3 पॉसिबल, तो हमें 3 बॉक्स बनाए हैं। 3 बॉक्स का नाम भी ये होगा। फिर इसमें क्या है, 5। और f वाला सिलेबस में नहीं है, इसको हम क्लास के बाद में फिर देख लेंगे बाद में। तो ऑर्बिटल हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n और l, जिसका n और l सेम है बट क्या वैल्यू डिफरेंट होगी, m डिफरेंट है पर उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम। जिनकी एनर्जी सेम होती है, इक्वल होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, डीजेनरेट। जैसे 2 बच्चे अगर सेम है, आइडेंटिकल है, ट्विंस हैं, मतलब एक जैसे दिख रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, ट्विंस। बिल्कुल सेम है तो आइडेंटिकल। वैसे ही ये जो ऑर्बिटल्स हमने बनाए हैं, जब उनकी एनर्जी सेम है, इक्वल है, तो केमिस्ट्री में एक टर्म दे दिया है कि उन ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे उनको, डीजेनरेट। इतना सारा देख लिया हमने। अब ये होते क्या हैं ऑर्बिटल्स, उसको जानने से पहले एक बार थोड़ा सा ये स्पिन वाला भी देख लेते हैं, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर लास्ट में क्या था, s, हम कहते n l m s, n l m s। n था प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, और ये स्पिन। जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, उसको s से या ms भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। ये वाला पार्ट अभी पढ़ेंगे कि जो एक ऑर्बिटल है, ऊपर देखो हमें किसी में 1 बनाया था, किसी में 3, किसी में 5, उसमें सिर्फ एक पे फोकस कर रहे हैं। एक में अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इधर हुआ, एक इधर। एक बक्से में मैक्सिमम कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का सिर ऊपर, दूसरे का सिर नीचे, यानी दोनों का स्पिन क्या होगा, इसको स्पिन वर्ड बोलते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो वाइल मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं, जैसे हमारा अर्थ सन के अबाउट मूव कर रहा है वैसा ही, तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज स्पिन्स अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। जैसे क्या बोले, ये सन है, अर्थ घूम रहा है गोल गोल, पर उसके साथ साथ वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट हो रहा है, जिससे दिन और रात हो रहा है। पूरे में घूमने पे वेदर चेंज होता है, सीज़न चेंज होता है, सर्दी गर्मी विंटर भी ये सब आता है। अगर अपने ही एक्सिस पे घूमने पे डे और नाइट। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने स्पिन के अबाउट, मतलब अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहे हैं। चाहे वो रोटेट क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, तो इसीलिए उसको अलग अलग डायरेक्शन दे दिया है। तो ये ऊपर वाले को अगर मैं क्लॉक बोलूँगी तो नीचे वाला क्या होगा, एंटी।
पर ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले को ही क्लॉक बोलना है, ये वाइस वर्सा है। अगर मैंने इसको एंटी क्लॉक बोला तो ये क्लॉक, दोनों अपोजिट है। बस ये एनालॉगस है, आपकी मर्जी है, आप किसी को भी बोल दें, क्लॉक वाले को पॉजिटिव, दूसरे वाले को नेगेटिव या अप एंड डाउन। ये कैसा है, वाइस वर्सा है। फिक्स नहीं है कि इसी को ही हमें क्लॉक बोलना है, उसको एंटी क्लॉक नहीं, वाइस वर्सा। ठीक है, एक को अगर मैंने प्लस हाफ बोला, दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। ऊपर वाले को प्लस हाफ बोला तो नीचे वाले क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। या ऊपर वाले को माइनस हाफ तो ये हो जाएगा प्लस हाफ। ध्यान रखेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन हम डिपेंड कर रहे हैं किसको दें, ऐसे फिक्स नहीं है कि ऊपर वाले कोई क्लॉक को पॉजिटिव बोलेंगे या एंटी क्लॉक। ठीक है, ये एनालॉगस है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये ऑर्बिटल, उनका रीज़न, शेप, वो सब देखेंगे। थैंक यू।